हेलो स्टूडेंट्स। तो आज वाले लेक्चर में अपन स्टैंडिंग वेव को कंटिन्यू करते हैं। स्टैंडिंग वेव में जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बच्चों आप लोगों को सारी कहानी समझा दी थी और सारी कहानी में हर एक थ्योरी का पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया था। अब उससे रिलेटेड अपन न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं ज़रा। तो न्यूमेरिकल देखते हैं ज़रा क्या क्या न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल आप लोग देख पा रहे होंगे, टू वेव्स ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब दो वेव जो है ट्रैवलिंग वेव अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है और स्टैंडिंग वेव बना रही है। ठीक है, द इंडिविजुअल अलग अलग वेव के फंक्शंस आप लोगों को दिए गए हैं। ठीक है, तो y1 y2 दिया है और एक्स वाई सेंटीमीटर में कंसिडर करना है। मुझे चाहिए पहला क्वेश्चन, फाइंड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम एट x इक्वल टू 2.3 सेंटीमीटर। दूसरा, फाइंड द पोजीशन ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स। तो शुरुआत करते हैं बेटा पहला पार्ट की। ठीक है, अब यहाँ स्टैंडिंग वेव जो बनेगी वो ट्रैवलिंग वेव को सम करके बनेगी। ठीक है, सुपर पोजिशन। तो यहाँ से देखा जाए तो 4 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो साइन 3x प्लस 2t, तो एक फंक्शन बनेगा y2 वाला, साथ में साइन 3x माइनस 2t ये वाला फंक्शन बनेगा y1 वाला। ठीक है ना, मैंने y2 प्लस y1 कर लिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ से अब आप साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन 3x इंटू कॉस 2t, ये आ गया। तो यहाँ से जो मेरे पास निकल के आया 8 साइन 3x इंटू कोस 2t, ये इस टाइप से आ गया बेटा। अब यहाँ से अगर आप देखोगे ना तो ये वाली टर्म जो है बच्चे ये स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड बताती है। ये स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड कितना आ गया यहाँ से 8 साइन 3x। क्लियर है। तो यहाँ से जो पहला क्वेश्चन है ना बच्चे मेरा, फाइंड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और आपको पता होगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही अपना क्या होता है एम्पलीट्यूड, और वो कौन से पॉइंट पे बताऊँ करना है मुझे 2.3 सेंटीमीटर। अब आपको पता है एक्स और वाई सेंटीमीटर में है, तो यहाँ जो स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड आ जाएगा मेरे पास 8 साइन 3 इंटू 2.3। ठीक है, तो ये जो स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड आ रहा है 8 साइन, ये आ जाएगा अपने पास कितना बेटा 6.9। पर एक चीज़ ध्यान रखना, ये रेडियन में आएगा क्योंकि एक्स और वाई सेंटीमीटर में थे ना, मैंने एक्स को सेंटीमीटर में पुट करूंगा तो ये रेडियन में आंसर आ गया अपना। ठीक है, तो अब यहाँ तक आपको वीडियो पॉज करके लिख लेना है बच्चों, मैं स्लाइड ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करें तो वैसे तो मेरे को आंसर यहीं तक रख देना चाहिए, बट मुझे ये पता है देखो ये जो 6.9 है ना, ये थोड़ा सा उटपटांग सा बन रहा है। ठीक है ना, अगर ये परफेक्ट बन जाता ना, रेडियन में कन्वर्ट हो जाता अच्छे से, तो अपन इसका आंसर परफेक्टली निकाल लेते। मुझे पता है ना पाई रेडियन जो होता है 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन बोले तो 3.14, या फिर इसको 3.14 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से अगर मैं 1 रेडियन इसको रेडियन में कन्वर्ट करूँ तो 1 रेडियन क्या आ जाता है 180 अपॉन 3.14 डिग्री, और ये 1 रेडियन का वैल्यू यहाँ पुट करके अपन जो स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड निकालेंगे ना फाइनल, ठीक है, वो साइन का कुछ न कुछ वैल्यू आ जाएगा। जैसे अगर मान लो साइन 60 डिग्री बन रहा है या साइन 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, साइन 30 डिग्री बनता अगर मान लो, ठीक है, अगर साइन 30 डिग्री बनता तो 1/2 हो जाता। ठीक है, बट 1/2 नहीं बन पाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ये आंसर लिख रहा हूँ 4.6 सेंटीमीटर आएगा, इसको आप ऊपर वैल्यू पुट कर दोगे तो 1 रेडियन का वैल्यू। ठीक है, अब वो 1 रेडियन का वैल्यू क्या है उस पर थोड़ा दिमाग मत लगाओ आप लोग ज़्यादा, ये कैलकुलेटर से होगा इसलिए मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। ठीक है, बट जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा ना एग्जाम में तो आपको ऐसा बोल दिया जाएगा साइन 6.9 रेडियन का वैल्यू जो है 1.2 समथिंग, ऐसा कुछ जो भी वैल्यू होगा वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है ना, जैसे मान लो बोल दिया जाए कि साइन, आपको क्वेश्चन में बता दिया जाएगा साइन 6.9 रेडियन का वैल्यू है 0.56, तो फिर आप लोग आसानी से सोल्व कर सकते हो क्वेश्चन। तो ये अपना फर्स्ट वाला पार्ट सोल्व हो गया बेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया अगर आप ध्यान से देखो तो। दूसरा, फाइंड द पोजीशन ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स। तो पोजीशन ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स निकालने के लिए मैं क्या करूँ, देखो मुझे जो इक्वेशन मिल रही है ना स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड, ये मिल रहा है 8 साइन 3x, ये स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड आएगा 8 साइन 3x। ठीक है, अब यहाँ ये जो स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड आया, अगर मैं एट एक्स इक्वल टू जीरो की बात करता हूँ, एट एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पे स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड जीरो आ रहा है, इसका मतलब यहाँ तो नोड बन रहा होगा। ठीक है, और नोड को अपन शॉर्ट में एन लिख देते हैं। जैसे मान लो ये वाली रस्सी आ गई और ये रस्सी पे यहाँ पे नोड बना है एक्स इक्वल टू जीरो पे, तो यहाँ नोड बना है। तो दूसरा नोड कहाँ आएगा, मुझे पता है दो नोड के बीच का सेपरेशन λ/2 होता है, तो यहाँ भी नोड बनेगा। फिर नेक्स्ट वाला नोड 2 λ/2, यहाँ भी नोड बनेगा। फिर नेक्स्ट वाला नोड 3 λ/2, यहाँ भी नोड आ गया। ऐसे बीच बीच में एक एंटी नोड भी आएगा, क्या एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड, ये आ जाएगा x इक्वल टू λ/4। बस आपको x इक्वल टू जीरो पे लगा के कहानी निकाल लेनी है। ये आ जाएगा 3 λ/4,
ये आ जाएगा 5λ/4। ठीक है, तो कुल मिला के आपको तो कुछ नहीं करना, हमेशा x इक्वल टू 0 रखो। अगर एम्पलीट्यूड 0 आ रहा है तो नोड, और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आ रहा है तो एंटी नोड। और हो सकता है जरूरी कि x इक्वल टू 0 पे ना नोड हो ना एंटी नोड हो। ठीक है ना। अब ये वाली लाइन का अगर मैं इक्वेशन देखूँ, अब अगर यहाँ इक्वेशन देखेंगे ना, तो जैसे ये जो नोड एंटी नोड बन रहे होंगे, यहाँ पे इक्वेशन आ रहा है अपने पास। चलो ये अपना दूसरा वाला क्वेश्चन हो गया वैसे, फिर मैं आगे की कहानी समझाता हूँ। देखो यहाँ से अपन एक कंक्लूजन निकाल के बता रहा हूँ मैं। देखो क्या है अपना कंक्लूजन, ध्यान से समझना। देखो यहाँ से मैं एक कंक्लूजन बता रहा हूँ बेटा आपको, क्या है देखो कंक्लूजन। अपन यहाँ से इस क्वेश्चन में कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि मेरे पास 4 फॉर्मेट बन सकते हैं इक्वेशन का। फर्स्ट फॉर्म क्या, स्टैंडिंग वेव के जो फॉर्मेट है ना, जैसे मान लो ऐसा बन गया y इक्वल टू 2s साइन के एक्स कोस ओमेगा टी। यहाँ पे जो है ना बेटा, ये वाली टर्म ये बताती है कि x इक्वल टू 0 पे स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड 0 होगा, मतलब नोड बनने वाला है। और ये वाली टर्म बताती है अपने क्या, ये जो पार्टिकल का एसएचएम बताती है। ठीक है, ये बताती है स्टार्टिंग ऑफ एसएचएम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, देखो यहाँ वेव्स बना के बताता हूँ मैं। ये यहाँ पे यहाँ नोड बनेगा बेटा, फिर यहाँ कहीं नोड, फिर यहाँ कहीं नोड। अब मुझे पता है कोस से शुरुआत हो रही है, कोस कोस ओमेगा टी, मतलब ये पॉजिटिव एक्सट्रीम से शुरुआत होगी है इस टाइप से। ठीक है, ये टाइम यहाँ पे t इक्वल टू 0 का डायग्राम है बच्चे, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई। ठीक है, ऐसा और भी रस्सी पूरी लंबी बहुत सारे नोड एंटी नोड हो सकते हैं, पर मैं इतना सही फॉर्मेट बता रहा हूँ। ऐसे जो दूसरा फॉर्म बता रहा हूँ ना बेटा, उसमें अगर मान लो पहले कोस आ जाए, जैसे सेकंड फॉर्म में मान लो यहाँ पे आ गया इस y इक्वल टू 2 है कोस के एक्स इंटू साइन ओमेगा टी। अब इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है बेटा, ये जो x इक्वल टू 0 पे है, स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड 2 आएगा, इसका मतलब यहाँ तो एंटी नोड बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो साइन ओमेगा टी है, ये एस एच एम का स्टार्टिंग बताता है, तो यहाँ से जो स्टार्टिंग होगा एस एच एम, स्टार्टिंग ऑफ एस एच एम जो होगी, स्टार्टिंग ऑफ एस एच एम फ्रॉम मीन पोजिशन, जो एस एच एम करेगा ना पार्टिकल, वो मीन पोजिशन से करने वाले हैं। मतलब ये रस्सी आ गई मान लो। अब सबसे पहले तो यहाँ x इक्वल टू 0 पे तो क्या बनने वाला है, x इक्वल टू 0 पे एंटी नोड बनेगा, फिर यहाँ बीच में कहीं नोड आएगा, एंटी नोड, 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 एंटी नोड। ठीक है, क्लियर है। अब t इक्वल टू 0 पे सारे पार्टिकल मीन पोजीशन पे, तो रस्सी मीन पोजीशन पे ही बता रखी है मैंने। ये वाला जो टाइम है ना, ये वाला टाइम t इक्वल टू 0 ही अपना, ये वाला टाइम क्या है, t इक्वल टू 0। अगर t इक्वल टू t/4 की बात करूँ तो t/4 पे मान लो ये रस्सी के पार्टिकल ये इस टाइप के हो जाएंगे, ये टाइम यहाँ का कैपिटल t/4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दो फॉर्म और बना सकते हैं बच्चों अपन। दो फॉर्म और क्या है देखो, हो सकता है दोनों जगह साइन साइन आ जाए, हो सकता है अपना क्या आ जाए बेटा, दोनों जगह साइन साइन आ जाए। जैसे यहाँ आ गया 2a साइन के एक्स साइन ओमेगा टी। अब इसका मतलब तो आपको समझ में आया ही गया होगा। इसका मतलब क्या है देखो, इसका मतलब तो x इक्वल टू 0 पे अब डायरेक्ट लिखता हूँ नोड बनेगा, इसका मतलब मीन पोजीशन से स्टार्ट होगा। ठीक है, मीन पोजीशन से स्टार्ट होगा, मतलब यहाँ नोड हो गया, नोड हो गया, नोड हो गया, मीन पोजीशन से स्टार्ट होगा। तो ये t इक्वल टू 0 का डायग्राम है, और t इक्वल टू t/4 पे, t इक्वल टू t/4 पे ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये t इक्वल टू t/4। ऐसे लास्ट वाला जो डायग्राम होगा, लास्ट वाली फॉर्म भी बन सकती है बेटा। लास्ट वाली फॉर्म क्या हो सकती है, ये सब मैं क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ बेटा आपको, है ना। तो हो सकता है दोनों जगह कोस आ जाए, 2a कोस के एक्स कोस ओमेगा टी। तो इसका मतलब यहाँ कोस के एक्स आया ना, यहाँ कोस के एक्स आया, इसका मतलब क्या होगा, x इक्वल टू 0 पे तो एंटी नोड बनेगा। ठीक है, और ये स्टार्टिंग कहाँ से होगी, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजिशन। ठीक है, मतलब ये जो रस्सी है ना, ये इस टाइप से होगी t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0, और यहाँ ये नोड वाला पॉइंट है, सॉरी ये तो एंटी नोड वाला है ना यार, ये अपना पॉइंट हो जाएगा एंटी नोड, 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 या एंटी नोड, या एंटी नोड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बेटा, क्लियर है। तो ये इस टाइप से फर्स्ट वाला क्वेश्चन सही हो गया अपना।
और ये आप जो मैंने 4 फॉर्म बताया ना आपको, ये 4 फॉर्म भी आप लिख लेना कंक्लूजन लगा के। पहला क्वेश्चन हो गया। ऐसे मैं और भी न्यूमेरिकल कराऊंगा बेटा अभी आपको, तो आपको और चीज़ें कहानी समझ में आएगी, ठीक है ना। तो आप वीडियो पॉज करके जैसे भी आप लिखना चाहो लिखते रहना है, ठीक है। पहला न्यूमेरिकल अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेकंड न्यूमेरिकल पे आते हैं। देखो सेकंड न्यूमेरिकल अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या लिखा है, टू ट्रैवलिंग वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड इक्वल फ्रीक्वेंसी मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन अलोंग स्ट्रिंग। मतलब स्टैंडिंग वेव तो बनेगी, एम्पलीट्यूड इक्वल हो गया, फ्रीक्वेंसी इक्वल हो गया, डायरेक्शन अपोजिट आ गई, ठीक है। तो स्टैंडिंग वेव बनने वाली। द इंटरफेरेंस प्रोड्यूस, अब इसमें क्या किया है बेटा, डायरेक्ट जो y1 प्लस y2 करके अपन ने इक्वेशन निकाली थी ना पिछले क्वेश्चन में, ये इस वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दी, y इक्वल टू ए कोस के एक्स और साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। मतलब ये जो पिछले क्वेश्चन में अपन ने ये इक्वेशन बनाई थी ना बेटा, ये वाली इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन देखो मैं बताता हूँ। ये जो अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन में ये इक्वेशन बनाई थी ना, यहाँ से सोल्व करके, ठीक है, यहाँ से सोल्व किया था अपन ने और ये इक्वेशन बनी थी। ये वाली इक्वेशन ये वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दी अपन को, ये डायरेक्ट दे दिया, ठीक है ना। क्लियर है। चलो चेक करते हैं जरा, तो क्या है देखो, तो ये जो ट्रैवलिंग वेव्स है बच्चों, ये ट्रैवलिंग वेव्स क्या हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है ए। तो मैं पहले तो फाइनली ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन लिखता हूँ सबसे पहले। तो जो ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन है यहाँ 1 मिलीमीटर कॉस के की जगह 1.57 सेंटीमीटर इनवर्स कोस के एक्स इंटू साइन 78.5 सेकंड इनवर्स इंटू टी। ये तो मेरे पास स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन आ गया, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए का वैल्यू जो है क्वेश्चन में दिया गया है, ए का वैल्यू 1 इन विच, फोर्थ लाइन देखो, इन विच ए इक्वल टू 1 mm, ए का वैल्यू रख लिया, के का वैल्यू रख लिया, ओमेगा का। अब क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अगर फर्स्ट पार्ट की बात की जाए ना बच्चों, इसमें फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, फाइंड द वेलोसिटी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ट्रैवलिंग। अब मुझे यहाँ से ट्रैवलिंग वेव पे जाना है, ध्यान से देखना बच्चों, मुझे यहाँ से कहाँ जाना है, ट्रैवलिंग वेव पे। तो मैं थोड़ा तो इसको जो है ना सिंप्लीफाई करता हूँ, y इक्वल टू, इसको ऐसा लिखता हूँ, आप लोग ध्यान से समझना है ना। ये अब उल्टा दे दिया इसने, पिछले वाले क्वेश्चन जो था ना उससे थोड़ा सा इसने रिवर्स कर दिया है, तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है इसमें, इसलिए ध्यान से देखना। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 2 इंटू 1/2 mm इंटू एक मिनट, इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 1 mm बाई 2, यहाँ लिख लिया 2 साइन 78.5x इंटू कोस 1.57, यहाँ टी आएगा। ठीक है, मैं इस फॉर्म में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी समझने में बच्चों। तो y जो आ रहा है ये तो आ गया 1/2 mm, मैंने 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड किया पहले तो, और यहाँ साइन a प्लस बी वाला जो पिछला फॉर्मूला है ना उसको रिवर्स पैटर्न पे लगा दूँ तो मेरे पास ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन आ जाएगा। तो ये बनेगा साइन प्लस साइन 78.5t माइनस 1.57x, ठीक है। ये इस टाइप की इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे। क्लियर है। तो ये जो y का इक्वेशन बनेगा ना, ये आ गया 1/2 mm साइन, ये तो एक इक्वेशन आ गई, दूसरी 1/2 mm साइन 78.5t माइनस 1.5x, ये दूसरी इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द वेलोसिटी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ट्रैवलिंग वेव। तो यहाँ से अगर देखूंगा तो वेलोसिटी तो एम्पलीट्यूड तो कितना आ गया, ये ट्रैवलिंग वेव का एम्पलीट्यूड, ट्रैवलिंग वेव का एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रैवलिंग वेव आ रहा है 1/2 mm, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना पिछले क्वेश्चन में भी या फिर पिछले वीडियो में भी, तो जो ट्रैवलिंग वेव का मैंने एम्पलीट्यूड ए लिखा था तो स्टैंडिंग वेव का 2a हो गया था। तो ध्यान रखना यहाँ से डायरेक्ट भी लिखा जा सकता था एम्पलीट्यूड। एंड वेलोसिटी जो होगी, वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा अपॉन के, ओमेगा का वैल्यू आ रहा है 78.5 और के का वैल्यू आ रहा है 1.57, ठीक है। तो 78.5 और 1.57 को आप लोग आसानी से डिवाइड कर लोगे, ठीक है। तो मुझे वेलोसिटी भी मिल जाएगी स्टैंडिंग वेव की, तो ये आती है 50
सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये पहला आंसर तो आ गया अपने पास। और मैंने कंपोनेंट भी निकाल दी। वैसे कंपोनेंट की इसमें ज़रूरत नहीं थी। कंपोनेंट की ज़रूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि एम्पलीट्यूड तो डायरेक्ट मैं आधा कर देता। दूसरा मैंने आपको बताया था स्टैंडिंग वेव का वेलोसिटी भी वही होता है जो ट्रैवलिंग वेव का वेलोसिटी होता है। इसलिए अगर मैं ये क्वेश्चन पूरा रिवर्स पैटर्न पर नहीं बता के डायरेक्ट आंसर लिख देता तो भी सोल्व हो सकता था। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द पोजिशन ऑफ नोड क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन। ठीक है, इन द रीजन x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 पे क्लोजेस्ट नोड कौन सा है, चलो चेक कर लेते हैं जरा। तो पहले तो इक्वेशन x इक्वल टू 0 पे तो आपको पता है कोस की इक्वेशन आ रही है, तो नोड एंटी नोड बनेगा। इक्वेशन में जो आ रहा है ना स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड, एस इक्वल टू कोस के एक्स आ रहा है ना। तो यहाँ से देखते हैं जरा सेकंड वाला क्वेश्चन। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है, देखो स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड जो आया अपने पास 1 mm कोस 1.57 x, ये इसी टाइप से आया ना। तो x 8x इक्वल टू 0 देख लो, 8x इक्वल टू 0, स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड 1 mm है जो कि मैक्सिमम है, मतलब यहाँ तो एंटी नोड बन रहा होगा। अब यहाँ एंटी नोड बन रहा है तो नोड, यहाँ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे तो मेरा एंटी नोड बन गया। तो यहाँ मुझे पता है x इक्वल टू λ/4 पे नोड बनने वाला है और λ/2 पे एंटी नोड बनने वाला है। मेरे को क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो एंटी नोड के बारे में पूछा गया, तो λ/4 अपना आंसर हो जाएगा। क्लोजेस्ट तो यही हुआ ना। अब लेमडा कहाँ से लेके आऊँ, मुझे पता है k इक्वल टू 2π/λ होता है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी आप लोगों ने देखा हो, तो पिछले क्वेश्चन में भी तो k का वैल्यू कितना है 1.57 इक्वल टू 2 पाई की जगह 3.14 अपॉन लेमडा। तो यहाँ से मेरे पास लेमडा की जो वैल्यू आ रही है, लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, यहाँ से सिंप्लीफाई करूँगा तो लेमडा की वैल्यू, ये इसका डबल है शायद, तो लेमडा आ गया अपना 4 मीटर। तो अपना जो आंसर हो जाएगा λ/4, x इक्वल टू λ/4 मीन्स 4/4 मीन्स 1 मीटर आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है ना, बी वाले ऑप्शन का। क्लियर है। अब जो है सी वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं जरा। इसी में जो सी वाला क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है, सी वाले क्वेश्चन में फाइंड द एंटी नोड क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन। एंटी नोड क्लोजेस्ट एंटी नोड कितना आ रहा है, x इक्वल टू 0 के अलावा। वैसे तो x इक्वल टू आपको देखोगे तो ग्रेटर देन 0, मतलब x इक्वल टू 0 के अलावा बताना है। तो थर्ड वाला आंसर बहुत आसान है, क्या फर्जी सा हो गया थर्ड वाला तो। ठीक है ना, थर्ड वाले में हो जाएगा x इक्वल टू λ/2, तो लैम्डा आ रहा है 4/2, तो ये आंसर आ गया, थर्ड का आंसर 2 मीटर आ गया। ठीक है, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो जरा, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो जरा। अच्छा, ये सेंटीमीटर में आएंगे यार, है ना, क्योंकि सारे डेटा उसने सेंटीमीटर में दिए ना। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन भी हो गया क्या, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल। अब फोर्थ वाला भी हो ही जाएगा। फोर्थ वाला में क्या है, देखो फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल, x इक्वल टू 2.33 पुट कर देते हैं तो हम उसका एम्पलीट्यूड भी निकाल लेते हैं। फोर्थ वाले में क्या हो जाएगा, 8x इक्वल टू 2.33 सेंटीमीटर। तो स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है मेरे पास, 1 mm कोस 1.57 इंटू एक्स। तो x का वैल्यू पुट कर देते हैं 1 mm कोस 1.57, x का वैल्यू 2.33। ठीक है, तो यहाँ से स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड मेरे पास निकल के आया 1 mm इंटू कॉस, ये π/2 है, ये तो π/2 आ गया। ठीक है ना, और ये 2.33 मतलब 2.33 मतलब ये 7/3 है। ठीक है, क्या सही लिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करने पे जो आएगा ना 7π/6, 1 mm कोस। अब कोस 7π/6 का वैल्यू कहाँ से लेके आए, कोस 7π/6 तो कैलकुलेट किया जा सकता है। 1 mm कोस 7π/6, 7 पाई का वैल्यू 180 डिग्री इंटू 6, तो ये हो गया। तो स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड आ रहा है 1 mm कोस 210 डिग्री। अब कोस 210 डिग्री को मैं लिख दूँ कोस 180 + 30, 180 + 30 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोस देखा जाए तो नेगेटिव वैल्यू रखेगा, माइनस कोस 30 चेंज नहीं होगा, तो -√3/2 mm इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया ये वाले क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये अपना सेकंड क्वेश्चन का पूरा तीनों पार्ट मैंने सोल्व कर दिए बेटा। अब आप लोग वीडियो पॉज करके जैसे भी आप लोगों को चार पार्ट थे, सॉरी चारों पार्ट मैंने इस क्वेश्चन के सोल्व कर दिए हैं। अब आप लोग जरा इसके आंसर देख लेना, मैच करा लेना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ।
ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे भी सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, इसको गायब करता हूँ पहले। वन सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा मैंने एक पिछला वाला जो क्वेश्चन सोल्व किया है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, उसमें मैंने केवल डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, पोजीशन ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स तो निकाला ही नहीं। सेकंड वाले क्वेश्चन, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का बी पार्ट, तो वो भी मैं बता देता हूँ जरा। फाइंड द पोजीशन ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स, तो यहाँ पे 8sin3x, इसका सेकंड वाला पार्ट सोल्व करना भूल गया मैं। तो यहाँ पे स्टैंडिंग वेव का जो एम्पलीट्यूड आया 8sin kx। ठीक है, 8sin जो kx आ रहा है यहाँ पे, k का वैल्यू कितना हो गया बेटा अपने पास, k का वैल्यू चेक करते हैं ऊपर कितना है, 8sin3x ही लिख देता हूँ डायरेक्ट, 8sin थ्री। अब मुझे पता लग रहा है x इक्वल टू 0 पे तो स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड 0 है, मतलब यहाँ तो नोड बनने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो लाइन हो जाएगी, ये जो लाइन हो जाएगी, यहाँ पे मुझे पता है x इक्वल टू 0, λ/2, 2 λ/2, यहाँ नोड नोड नोड। ठीक है, अब लेमडा कहाँ से लाऊं, मुझे पता है k का वैल्यू 2π/λ होता है, तो k क्वेश्चन में आ रहा है 3, तो 2π/λ, लेमडा का वैल्यू आ गया 2π/3। सारी पोजीशन निकाल लेना अब नोड और एंटी नोड की। नोड आ गया, बीच बीच में आपको पता है एक एंटी नोड भी होगा, एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड, ये वाला एंटी नोड λ/4 पे होगा, ये वाला नोड 3 λ/4 पे होगा, ये वाला एंटी नोड 5 λ/4 पे होगा। ठीक है, तो ये इस टाइप से बच्चों अपन ने क्या कर डाला, उस फर्स्ट वाले क्वेश्चन का बी पार्ट भी सोल्व कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन बड़ा आसान सा आप लोगों को दिख रहा होगा, इसमें भी कुछ नहीं लग रहा मुझे, तो वैसा ही सेम क्वेश्चन है। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा, ट्रांसफर डिस्प्लेसमेंट स्ट्रिंग, तो y इक्वल टू 0.06 sin kx cos ओमेगा टी। अब इसमें स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन डायरेक्ट दे दिया है। ठीक है, x और y मीटर में है, t सेकंड में, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, रस्सी का लंबाई दे दिया, लीनियर मास दे दिया, आंसर द फॉलोइंग। क्या ये कौन सी वेव है, तो पहला वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान सा है। क्या ये जो इक्वेशन है y इक्वल टू, ये तो इस पैटर्न का है ना, 2 है sin kx cos ओमेगा टी, इसका मतलब फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ये स्टैंडिंग वेव है, ये तो स्टैंडिंग वेव आ गई। दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे चेक करते हैं, सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज़ द वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ ईच वेव। अब ये जो है ना, हर एक वेव, ईच वेव मतलब वो ट्रैवलिंग वेव की बात कर रहे हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना, वो ट्रैवलिंग वेव का स्पीड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ वही होता है जो इसका होता है। ठीक है ना, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, यहाँ पे पहले स्पीड के का वैल्यू मेरे पास आ रहा है 2π/3। ठीक है, और के को लिखा जा सकता है 2π/λ इक्वल टू 2π/3। पाई ने पाई को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया, लेमडा का वैल्यू आ गया 6। पैरेलल में ओमेगा का वैल्यू जो आ रहा है 120 पाई आ रहा है, ओमेगा को लिखा जा सकता है 2πf इक्वल टू 120 पाई, तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आ गया 60 हर्ट्ज, ये मीटर में आ गया। ठीक है, अब मेरे को v इक्वल टू एफ लेमडा लगा दूँ, v इक्वल टू एफ लेमडा लगाऊँ तो 60 × 6, ये आ गया 360 मीटर पर सेकंड। अब चाहो तो आप ये वाले क्वेश्चन को है ना, v इक्वल टू 6, ये वाले वेलोसिटी वाले को v इक्वल टू ओमेगा अपॉन के से भी कर सकते हो। तो v का वैल्यू क्या आ गया, ओमेगा का वैल्यू 120 पाई और k का वैल्यू 2π/3, तो पाई ने पाई को मार दिया, तो यहाँ से भी 120 पाई, यहाँ से तो अलग आ रहा है यार। अच्छा वही तो ना, यहाँ गड़बड़ कर दिया अपन ने। ठीक है, यहाँ क्या आने वाला है अपना, यहाँ 2π/3, लेमडा का वैल्यू 3 आएगा। तो वही मैं सोचूं अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इंटू 3 करोगे तो ये 180 आएगा। ठीक है, तो यहाँ भी 180 आएगा क्या, यहाँ पे भी जो वेलोसिटी है ना, ये 180 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, बी वाला ऑप्शन भी आ गया। सी, डिटरमाइन द टेंशन इन स्ट्रिंग। अब आप टेंशन कैसे लेके आऊँ, अब मैंने आपको बता रखा है बेटा, जो ट्रैवलिंग वेव का स्पीड होता है वो स्टैंडिंग वेव का है, तो मैं स्टैंडिंग वेव को लेके आता हूँ यहाँ पे, स्टैंडिंग वेव। तो सी ऑप्शन में अपने पास क्या आ जाएगा, जो सी वाला ऑप्शन है ना, सी वाला क्वेश्चन है, उसको सोल्व करते हैं। तो स्टैंडिंग वेव का वेलोसिटी लिख सकते हैं √t/μ, तो ये जो वेलोसिटी तो आ गई 180। ठीक है,
तो एक काम करता हूँ, पहले मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कैसे करना है। तो मुझे कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे टेंशन कैलकुलेट करनी है क्या, टेंशन। तो टेंशन कैलकुलेट करनी है, तो देखो टेंशन क्या आ जाएगी यहाँ से, टेंशन की वैल्यू निकालूंगा ना, तो टेंशन हो गई म्यू इंटू वी स्क्वायर। अब म्यू को कहाँ से लाऊंगा, मास अपॉन लेंथ इंटू वी स्क्वायर। मास कितना दिया है रस्सी का, अगर मास आप लोग देखोगे ना ऊपर से, तो ये आ रहा है 3 × 10⁻², और लेंथ 1.5, तो 3 × 10⁻², 1.5, 180 स्क्वायर, ठीक है। 3 × 10⁻², 1.5। तो यहाँ से सॉल्व करके आप टेंशन में निकाल सकते हो इसको, ठीक है। तो यह आ जाएगा 2 × 10⁻², 18 × 10 इंटू 100 से तो ये गायब हो जाएगा। तो अपना टेंशन आ गया 2 इंटू, इसको 2 × 9 लिख लो, 2 × 9 लिख लो, 9 × 9 कितना हो जाएगा अपना, 9 × 9 अपना 81 हो जाता है, और 8 × 81 अपना आंसर हो जाएगा। 2 × 2 = 4, 81, 9 81, या तो ये आ गया 8, ये ऐसा आंसर है। बाकी कैलकुलेशन चेक कर लेना आप लोग, है ना, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, ठीक है। वीडियो पोस्ट करके कहानी लिखते रहना आप लोग, और ये क्वेश्चन ट्राई भी करो यार, तुम लोग खुद से भी अपने आप से ट्राई करोगे ना, तब जाके आपको मज़ा आएगा सॉल्यूशन देखने में, वरना कोई मतलब नहीं, मैं सोल्व करता रहूँगा, आप लोग देखते रहो, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 को भी मैं डन करता हूँ, आप लोग सोल्व कर लेना ज़रा इसको, है ना, अपने अकॉर्डिंग कैसे क्या सोल्व हो रहा है, चारों पार्ट, तीनों पार्ट इसके। नेक्स्ट एंड फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखो फोर्थ क्वेश्चन, ये 7th है, हाँ फोर्थ क्वेश्चन भी देखो जरा। फोर्थ क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे ना बेटा, ये भी आसान सा ही क्वेश्चन है, इसमें भी कोई दम नहीं है। इक्वेशन दिया आप डायरेक्ट देख लोगे ना, तो इक्वेशन जो है आपको डायरेक्ट स्टैंडिंग वेव का दिख रहा है, 5 sin π/3x cos 40πt, ये इस टाइप का स्टैंडिंग वेव दिख ही रहा है XY सेंटीमीटर में। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव। ठीक है भाई, करते हैं जरा भाई पहला वाला क्वेश्चन में, तो वापस वही पहला क्वेश्चन का रिपीटेशन है, 5/2 2 sin π/3x इंटू कोस 40πt, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं तो थोड़ा आसान रहता है, 5/2 यहाँ आ जाएगा साइन π/3x प्लस 40πt प्लस साइन π/3x माइनस 40πt। तो y का जो इक्वेशन आया 5/2 साइन π/3x 40/2 5/2 साइन π/3, ये इस टाइप से अपनी दो ट्रैवलिंग वेव बन गई, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन तो हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एडजेसेंट नोड के बीच का डिस्टेंस। तो पता कर लेते हैं एडजेसेंट दो नोड के बीच का सेपरेशन कितना होगा। तो दो नोड के बीच का सेपरेशन सबको पता है, ये सेपरेशन होता है λ/2। अब लैम्डा कहाँ से लेके आऊँ, तो मुझे k का वैल्यू पता है 2π/λ, और जो क्वेश्चन में k का वैल्यू है वो π/3 आ रहा है, π/3 = 2π/λ। पाई ने पाई को गायब कर दिया, लैम्डा का वैल्यू आ गया 6 सेंटीमीटर। तो λ/2 क्या हो जाएगा, ये वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपना क्या, λ/2 मतलब 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है बहुत, ठीक है बच्चों। इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव जो है आप आसानी से इसका आंसर निकाल लिया आपने, ठीक है, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब यहाँ पे स्टैंडिंग वेव मुझे लग रहा है कि आप लोगों का कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा है ना बस आपको ये समझा देता हूँ कि स्टैंडिंग वेव में और प्रोग्रेसिव वेव में क्या अंतर है। प्रोग्रेसिव वेव का मतलब, प्रोग्रेसिव वेव को अपन एक ट्रैवलिंग वेव भी नाम देते हैं। ये जो प्रोग्रेसिव वेव है ना बच्चे, ये जो प्रोग्रेसिव वेव है इसको नाम अपन एक और दे देते हैं क्या, ट्रैवलिंग वेव, ठीक है। इसको अपन नाम ट्रैवलिंग वेव भी देते हैं, प्रोग्रेसिव वेव। तो मैंने यहाँ लिखा है कंपैरिजन बिटवीन प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव। तो प्रोग्रेसिव वेव का मतलब आपको पता है ट्रैवलिंग वेव, और स्टेशनरी को स्टैंडिंग वेव भी नाम देते हैं। तो प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है, वेव ट्रेवल्स इन ए मीडियम विद डेफिनेट वेलोसिटी। पहला पॉइंट समझा रहा हूँ। पहला पॉइंट क्या है, वेव जो है ना बच्चे, वेव जो ट्रेवल करती है कोई ना कोई एक फिक्स वेलोसिटी से ट्रेवल करती है मीडियम में, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या है, ये जो स्टैंडिंग वेव है ट्रेवल नहीं करती, ये दो नोड या एंटी नोड के बीच में फिक्स रहती है। तो पहला पॉइंट आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट समझते हैं।
दूसरा पॉइंट क्या है, द वेव ट्रांसमिट एनर्जी, इसमें एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है, इसमें एनर्जी ट्रांसमिट नहीं होती बल्कि ऑसिलेट करती रहती है हमेशा, 2 पॉइंट्स के बीच। तीसरा पॉइंट, यहाँ पे जो फेज है बदलता रहता है, यहाँ पे जो फेज है ना वो सेम होगा या अपोजिट होगा। आपको पता है मैंने लिखा होगा पॉइंट पहले कि दो नोड के बीच के सारे पार्टिकल, कंजुगेटिव नोड के बीच के सारे पार्टिकल सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं, नोड के जस्ट अगल बगल वाले अपोजिट फेज में ऑसिलेट करते रहते हैं, ठीक है। और यहाँ फोर्थ वाला पॉइंट, नो पार्टिकल ऑफ मीडियम इज परमानेंटली रेस्ट, नो पार्टिकल ऑफ मीडियम इज परमानेंट, परमानेंट रेस्ट में कुछ नहीं होता, एक मोमेंटरी रेस्ट में आता है। एक इंस्टेंट के लिए वेलोसिटी जीरो हो सकती है पर थोड़ी देर बाद उसको कुछ न कुछ वेलोसिटी जीरो मिलेगी, बट यहाँ पे जो है नोड जो है परमानेंटली रेस्ट में होते हैं। क्लियर है ना, यहाँ तक की कहानी आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, ऑल मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट विथ सेम एम्पलीट्यूड, हर एक का एम्पलीट्यूड सेम होता है बट ये एम्पलीट्यूड वेरिएबल होता है। नोड और एंटी नोड का तो जीरो होता है, एंटी नोड का मैक्सिमम होता है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट एक और पॉइंट समझते हैं जरा। हाँ, ऑल पार्टिकल डू नॉट अटेन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे सारे पार्टिकल का जो मैक्सिमम वेलोसिटी होता है एक सेम टाइम पे नहीं होता, बट यहाँ स्टैंडिंग वेव में वो सारे पार्टिकल का जो मैक्सिमम वेलोसिटी होता है सेम टाइम पे होता है, सेम टाइम पे मीन पोजीशन, सेम टाइम पे एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है बच्चों, तो मैं भी ये वाला लेक्चर यहीं पे क्लोज करता हूँ, फिर अपन लास्ट टॉपिक समझेंगे इसका, ठीक है ना बच्चों। और अभी आज जो है आपके 2 लेक्चर मिलने वाले हैं आपको, 2 लेक्चर इसलिए क्योंकि छोटे छोटे से मैं 2 लेक्चर आपको दूंने वाला हूँ, ठीक है। चलो बाय बाय, नेक्स्ट शुरू करते हैं थोड़ी देर में।